गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो। में हमने सीखा कि कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है हमें एनर्जी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है ऑक्सीजन, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिलती है उस एयर से जिसे हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस से मिलती है हमें ऑक्सीजन, राइट? आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट? इसीलिए इस पार्ट में हम समझेंगे ब्रीदिंग की प्रोसेस को। ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप इमेजिन करिए, अगर आप ब्रीथ नहीं करते, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रेस्पिरेशन कैसे होती? और अगर रेस्पिरेशन नहीं होती तो आपको एनर्जी कैसे मिलती, राइट? इसलिए ब्रीदिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट? You are taking in air, आप अंदर ले रहे हैं उस एयर को which is rich in oxygen, and then you are giving out the air जो rich है कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? With the help of your respiratory organs। ये देखिए, okay, so now the process of breathing is divided into two distinct phases, inhalation and exhalation। अब देखिए, आप एक बार सांस अंदर लेते हैं और उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हैं विच इज रिच इन ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, राइट? टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज इनहेलेशन। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्रीदिंग को दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। अब ब्रीदिंग जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान ये प्रोसेस चलती रहेगी। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ब्रीद करते रहेंगे। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और एक और बात कि जब आपने एक बार इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया, वो मिलकर बनी आपकी एक ब्रेथ। कहने का मतलब ये कि एक ब्रेथ तब हुई जब आपने पहले एक बार सांस ली और फिर छोड़ी, तो वो हो गया आपकी एक ब्रेथ। अब ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं वो है आपका ब्रीदिंग रेट। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक मिनट में 15 से 18 बार ब्रीथ करता है। अगर वो एट रेस्ट है, मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, नॉर्मली बैठा है, तो 15 से 18 टाइम ब्रीथ करता है। ये एवरेज वैल्यू है, आप सबकी अलग अलग हो सकती है, राइट? आप काउंट करके देखिएगा। लेकिन जब आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बहुत भारी काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप दौड़ते हैं तो आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं, तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज आपका ब्रीदिंग रेट अप टू 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। ब्रीदिंग रेट समझ गए? एक मिनट में आपने कितनी बार ब्रीथ किया, वो हो गया आपका ब्रीदिंग रेट। आपका ब्रीदिंग रेट जो है आपकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ब्रीदिंग रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट, यानी कि आप एट रेस्ट है, इमेजिन कर लीजिए आप सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है उस टाइम उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, राइट? बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। तो उस टाइम आपका ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा स्लो होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी डिमांड ही नहीं कर रही है, और एनर्जी नहीं डिमांड कर रही है तो ऑक्सीजन भी डिमांड नहीं करेगी। इसलिए आप धीरे धीरे आराम आराम से सांस लेते हैं।
लेकिन जब आप कुछ हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी को उस टाइम चाहिए ज्यादा एनर्जी। आपकी बॉडी कह रही है कि भाई आप इतनी हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे और एनर्जी चाहिए। अब और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और एनर्जी मिलेगी रेस्पिरेशन प्रोसेस से, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब आप ज्यादा सांस लेंगे। इसीलिए जब भी आप खेल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली तेज तेज सांस लेने लग जाती है, राइट? आप हांफने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। ओके इसलिए हमने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यही रीजन है कि जब भी आप कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं, खेल कर आते हैं, तो आपको एकदम से भूख लग जाती है। यू ऑलवेज से कि मैंने बहुत खेल लिया आज और अब मुझे भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि जब आप खेल रहे थे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो बॉडी ने क्या किया? बॉडी ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी, और रेस्पिरेशन स्टार्ट की तो जो फूड आपकी बॉडी में प्रेजेंट था उसकी उसने एनर्जी बना दी, और आपको एनर्जी तो दी कि भाई लो आप खेल लो। लेकिन अब जो ऑलरेडी फूड प्रेजेंट था आपकी बॉडी में वो तो खत्म हो गया, तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि भाई और खाना दो, आई एम फीलिंग लो इन एनर्जी। इसीलिए आपको एक हैवी एक्टिविटी के बाद या फिजिकल एक्टिविटी के बाद, खेलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भूख लगती है। ओके अगेन वही कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप स्लीपी फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप टायर्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं, तो आप यॉन करते हैं। यॉन करना मतलब ये देखिए, इसको कहते हैं यॉन करना। ऐसे बड़ा सा मुंह खोलते हैं, यू ओपन योर माउथ वाइड टू टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ ऑफ एयर। बड़ा सा मुंह खोलेंगे और एक लंबी सी सांस लेंगे, राइट? अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी आपसे करवा रही है। आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? जब आप यॉन करने लगते हैं, ऐसा नहीं आप करके करते हैं, इट हैपेंस नेचुरली हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम टायर्ड है, ओवरवर्क्ड है, आप थक चुके हैं। और आप जब थकते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपना ब्रीदिंग रेट स्लो कर लेते हैं। आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो आप धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं। अब जब आप धीरे सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, राइट? अगर आपका ब्रीदिंग रेट काफी स्लो हो गया तो जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी रेस्पिरेशन कैसे करेगी, राइट? और अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगी तो एनर्जी कैसे बनाएगी? इसीलिए आप क्या करते हैं? यॉन करते हैं। और यॉन करने से क्या होता है? जब आप बड़ा सा मुंह खोलेंगे और लंबी सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी तो आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये सब हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान एक्चुअली हमारी बॉडी में होता क्या है। हाउ डू वी ब्रीथ? सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हैं। ठीक है, The organs for respiration in human beings are as follows: nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea जिसको हम windpipe भी कहते हैं, lungs and diaphragm। ओके, अब ये देखिए, इस पिक्चर में देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी कि आपके नोज में जो आगे दो होल्स हैं वो हुआ नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये है हमारा नेजल पैसेज। आपको एक बेसिक सा डायग्राम बनाना आना चाहिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और डिफरेंट ऑर्गन्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल आप दिखा दीजिए, नेजल पैसेज, उसके बाद ये आ गया आपका फैरिंग्स, इसके बाद यहाँ ऊपर जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो है आपका लैरिंग्स, ये है ट्रकिया जो आपकी विंड पाइप है। देन अल्टीमेटली ये हो गए आपके दो लंग्स। अगर आप देखेंगे तो आपके लंग्स जो है, आपके जो चेस्ट है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। ये रिब से प्रोटेक्टेड है, राइट? ये है आपकी रिब्स। इस तरफ इस डायग्राम में दिखाई नहीं है, रिब्स दोनों तरफ होती हैं। और ये सबसे नीचे जो है ये है आपका डायफ्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। ओके, सो नोज हैज टू होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल। मैंने आपको बताया नॉस्ट्रिल वो है जो आपके नोज में होल है। उसके बाद नेजल पैसेज जॉइंस द नॉस्ट्रिल टू ट्रकिया, विंड पाइप। अपर एंड ऑफ ट्रकिया हैज वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। आप देख सकते हैं कि आपका जो नेजल पैसेज है वो अल्टीमेटली ट्रकिया से ज्वाइन होता है, और ट्रकिया का जो अपर एंड
है उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं या लैरिंक्स कहते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है एंड चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। हमने देखा था चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, राइट? रिब्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है आपके लंग्स को। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. आपकी चेस्ट कैविटी के सबसे नीचे यहाँ पर एक मस्कुलर शीट है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ओके, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, तो एक और बार हम ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। आपने एयर ब्रीथ की, आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज में गई, यहाँ से फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए गई आपके ट्रकिया में, ट्रकिया से गए आपके दोनों लंग्स में, और लंग्स में जाके क्या हुआ, आपकी जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी वहां से आपके ब्लड में, और ब्लड जो है वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा आपकी बॉडी के हर एक सेल में, राइट? और उसके बाद क्या होगा, जब रेस्पिरेशन हो गई, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो आपकी बॉडी को है, एनर्जी आपने यूज कर ली, राइट? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो आपका वाटर बना है वो बॉडी के हर एक सेल में था, राइट? जहां जहां रेस्पिरेशन हो रही थी वो बॉडी के सेल से जाएगा ब्लड में, ब्लड जो है वो उसको ले जाएगा लंग्स तक, और लंग से वापस से इसी रास्ते से वो वापस आ जाएगा, लंग से होते हुए ट्रकिया, इधर से इधर, एंड देन फाइनली एक्सहेलेशन के दौरान बाहर। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने एयर जो है वो इनहेल की, इट वाज रिच इन ऑक्सीजन, लंग्स में गई, लंग से ब्लड में गई, ब्लड से सेल में गई, सेल से रेस्पिरेशन हुई सेल में, वहां बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी आपने यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ गया, फिर से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, एंड लंग्स से एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बाहर आ गया। ये है कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट बनाकर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब देखिए जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो कुछ मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो मूवमेंट समझना जरूरी है। देखिए जब आप इनहेल करते हैं, पहले इस पिक्चर को देखिए, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और जो आपकी रिब्स हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ को आते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और आप ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल कर पाते हैं, राइट? उसके ऑपोजिट जब आप एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। पहले वो नीचे आया था, अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और आपकी रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। पहले वो आउटवर्ड मूव करती है ना, अब ओरिजिनल पोजीशन में आती है, और उसकी वजह से यहाँ जो स्पेस है आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर, जो स्पेस है वो कम हो जाती है और एयर इज फोर्स्ड आउट। इस पिक्चर को देखिए, नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि देखिए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यू आर इनहेलिंग, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और आपकी जो रिब्स है उसको देखिए वो आउटवर्ड मूव कर रही है, आपकी जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है, राइट? और एक्सहेलेशन के दौरान देखिए डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला गया, रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली गई, और एयर जो है वो बाहर की तरफ को पुश्ड आउट हो गई। आपको समझ आया क्या क्या हो रहा है? ये आपको जरूर याद रखना है कि इनहेलेशन के दौरान आपका डायफ्राम नीचे जाता है, एक्सहेलेशन के दौरान वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। रिब्स की बात करें तो इनहेलेशन के दौरान आपकी रिब्स जो है वो आउटवर्ड मूव करती हैं बाहर की तरफ, और एक्सहेलेशन के दौरान अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ देख लीजिए, अब आपको लिखना क्या है कि इनहेलेशन में रिब्स जो है दे मूव अप एंड आउटवर्ड, यहाँ समझ लीजिए, राइट? और डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द स्पेस इन योर चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट लार्जर। आपकी चेस्ट कैविटी की जो ओरिजिनल स्पेस थी वो इंक्रीज हो गई, यू कैन सी दैट, राइट? और उससे क्या होता है, आप ज्यादा हवा को सक कर सकते हैं। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स एंड lungs get
filled with air. जैसे ही चेस्ट कैविटी आपकी इंक्रीज हुई, आपके लंग्स क्या करेंगे, बाहर से एयर को अंदर की तरफ सक कर लेंगे. ओके ये होता है इनहेलेशन के दौरान. अब देखते हैं एक्सहेलेशन में क्या होता है. एक्सहेलेशन में आपके जो रिब्स है दे मूव डाउन एंड इनवर्ट्स. आपके रिब्स देखिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं. दे मूव डाउन एंड इनवर्ट्स. और डायफ्राम कहाँ जा रहा है, अप. डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है. अब इससे क्या हो रहा है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. देखिए साइज रिड्यूस हो रहा है, राइट, एंड इट मेक्स इट स्मॉलर. और जैसे चेस्ट कैविटी आपकी छोटी होती है, स्मॉलर होती है, एयर इज पुश्ड आउट. आपके लंग्स जो है वो एयर को बाहर की तरफ फेंक देते हैं और आप एक्सेल करते हैं. यही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस. ठीक है, ये होता है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में. एक और बार देख लीजिए. ओके तो अभी मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और उसके बाद एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. अब इसे समझने के लिए आप ऐसे मेजरिंग टेप लेके अपनी चेस्ट को मेजर कर सकते हैं. एक बार इनहेल करिए और दूसरी बार एक्सहेल करिए. यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कैसे इनहेलेशन के टाइम आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आती है और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाती है. करके देखिएगा. ओके तो अब इसी चीज को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखी जा सकती है. इस तरह से एक बड़ी प्लास्टिक बॉटल के बॉटम को पहले आप निकाल दीजिए. ठीक है, और इस तरह की एक वाई शेप ट्यूब है, ये लीजिए. इस बॉटल के लिड में से एक होल बनाइए और इस ट्यूब को इसमें से पास कीजिए. मतलब आपको ऐसे सेटअप बनाना है जैसे ये बना है. ठीक है, और इस ट्यूब के एंड पे आपको 2 बलून्स बांध देने हैं जो बलून्स डिफ्लेटेड हो, मतलब उनमें हवा भरी हुई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब आपने ये ट्यूब इस तरह से फिक्स कर दी और ऊपर से इसको सील भी कर दिया, एयर टाइट बना दिया. और आपका जो बेस है, जो मैंने कहा था कि आप उस प्लास्टिक बॉटल के बेस को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए उसके बॉटम को. वहां पर आपने क्या किया, एक रबर या प्लास्टिक की शीट जो है एक रबर बैंड से यूज करके बांध दी है, एक रबर की शीट बांध दी है यहाँ. ठीक है, अब देखिए जब आप इस रबर की शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे, जैसे जब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, जितनी ओरिजिनल स्पेस थी इस बॉटल में वो इंक्रीज हो गई, राइट. पहले सिर्फ यहाँ तक स्पेस थी, अब ये स्पेस यहाँ तक आ गई. अब अगर आपको विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स वाला चैप्टर याद है तो मैंने बताया था, सपोज कीजिए ये एक जगह है जहां पर एयर के इतने पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब ये जगह बढ़ गई. ठीक है, अब ये जगह इतनी हो गई तो क्या होगा, एयर के यही पार्टिकल्स है अभी भी यहाँ, तो क्या हो गया, प्रेशर जो है वो एयर का कम हो गया, राइट. पहले इतने पार्टिकल्स इस जगह में थे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, अब इतने ही पार्टिकल है लेकिन जगह बढ़ चुकी है तो क्या हो गया, एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया. और हमेशा एयर हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यानी जब हमने इस बॉटल की स्पेस को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, राइट. सराउंडिंग में आपके अभी हाई प्रेशर है, राइट. इसके कंपैरिजन में तो हाई हुआ ना, तो क्या होगा, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी और आप इनहेल करेंगे और आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे. आपको समझ में आया. बेसिकली हुआ क्या, द एयर फ्रॉम आउटसाइड जो हाई प्रेशर पे थी, इट रशेज इन थ्रू द ट्यूब एंड बलून्स गेट इन्फ्लेटेड. यही होता है आपके लंग्स में भी. अब क्या है कि जैसे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ बाहर इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर था, तो यहाँ से एयर जो है वो ट्यूब के थ्रू यहाँ आई और आपके बलून्स को उसने इन्फ्लेट कर दिया. सिमिलरली इसी तरह से अगर आप इस रबर शीट को ऊपर की तरफ करेंगे, अब आपने क्या किया, आपने इसकी स्पेस को घटा दिया. अब जितनी एयर थी उसकी स्पेस कम हो गई, तो अब यहाँ क्या क्रिएट हो गया, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया कंपैरेटिव टू बाहर की हवा, वहां है लो प्रेशर. तो अब क्या होगा, ये हवा बाहर निकलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और आपके जो बलून्स है वो डिफ्लेट कर जाएंगे, यानी जो पहले ये फूल गए थे बलून वो उनकी हवा निकल जाएगी. यही होता है आपकी लंग्स में भी.
आई रियली होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है आपको याद रखना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। आज तक तो हम यही बात करते आए हैं कि भाई हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, राइट। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारी एयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। हमारी एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है और भी बहुत सारी गैसेस है। तो आपके नोज को कैसे पता चलता है कि भाई मुझे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए और मैं बाकी गैसेस नहीं लूं? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जब इनहेल करते हैं तो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं। ये सारी गैसेस जो प्रेजेंट है हम सब इनहेल कर जाते हैं। हमारा नोज जो है ये फिल्टर नहीं कर सकता कि भाई ये ऑक्सीजन है और मुझे सिर्फ इसे ही इनहेल करना है, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है। हम ये सारी चीजों को इनहेल करते हैं, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द एयर वी इनहेल। जो एयर आपने इनहेल की वही गैसेस आप एक्सहेल कर देते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अब वो चेंज हम देख लेते हैं। ओके, तो हमको पता है कि हमारी एयर में अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है, राइट, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब आप इनहेल करते हैं, आपने सांस अंदर ली, तो आप इतनी परसेंटेज ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और इतनी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। बाकी सारी गैसेस भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको कि उन्हीं गैसेस को आप इनहेल करके एक्सहेल भी कर देते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है और वही हमें समझना है। और वाटर वेपर भी आपने इनहेल कर लिया, लेकिन जब आपने एक्सहेल किया, अब देखिए, खुद सोचिए, आपने ऑक्सीजन इनहेल की, अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। इसलिए जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप एयर को एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी कि नहीं? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जो है, कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज हो गई। इसलिए देखिए, एक्सहेलेशन के टाइम आपके ऑक्सीजन सिर्फ 16.4% रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4.4% हो गई, इंक्रीज हो गई। आपने तो सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, तो ये कहां से आई? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। अब वाटर भी बनता है, इसलिए आपकी जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें वाटर वेपर भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर इनहेल्ड एयर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? The difference between inhaled air and exhaled air is that the inhaled air contains more oxygen। इसीलिए हम कहते हैं कि हम inhalation में लेते हैं एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए, आप एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं 16.4%। आपकी इनहेल्ड एयर में ज्यादा ऑक्सीजन होती है और एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो आपकी एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा वाटर वेपर होता है देन योर इनहेल्ड एयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें लाइम वाटर लीजिए और उसमें अपनी सांस को छोड़िए इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू। अब क्या होगा? लाइम वाटर जो है वो क्या होगा? लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका लाइम वाटर मिल्की हुआ, तो ये प्रूव करता है कि आपकी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब क्योंकि आपकी एक्सहेल्ड एयर में वाटर वेपर भी है, वाटर है जो आपकी रेस्पिरेशन के दौरान बना, इसीलिए आप जब कभी भी ऐसे किसी शीशे के पास जाते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? वहां पे एक पैच बन जाता है मॉइस्चर का। आपने बहुत बार किया होगा। आप क्या करते हैं? अपनी सांस को किसी मिरर पे जाकर या ग्लास के ऊपर जाकर छोड़ते हैं और देखते हैं कि वहां मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स आ गई। वो क्या है? वो आपकी एक्सहेल्ड एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर है जो मिरर सरफेस पे आके कंडेंस हो गया। ओके, तो अब हम समझते हैं कि वाई डू वी स्नीज, हम छींकते क्यों हैं। अब हमारी एयर में प्रेजेंट है बहुत सारी गैसेस। गैसेस के अलावा हमारी एयर में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एटसेट्रा, जो हमारे लिए हार्मफुल है।
तो जब भी आप एयर को इनहेल करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ? हमारे नेजल कैविटी में जो हेयर प्रेजेंट है वहां ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर ट्रैप नहीं होते और अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, इन द नेजल कैविटी। और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर आपको इरिटेशन होने लगेगी। और इरिटेशन होने की वजह से क्या होगा, आपके नाक में हमेशा इरिटेशन होती है छींक आने से पहले। तो ये इरिटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आपके अंदर चले गए हैं। तो आपको इरिटेशन होगी और आप छींक देंगे। और छींकने से क्या होगा, जब आप छींकेंगे तो ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स थे, अनवांटेड पार्टिकल्स थे, वो बाहर आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि छींकते टाइम हमेशा अपने नोज को कवर करके रखिए। क्यों? ताकि जो आप फॉरेन पार्टिकल्स बाहर निकाल रहे हैं छींकते टाइम, वो कोई और बंदा इनहेल ना कर ले। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से ये होता है कि डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स योर बॉडी। आपकी बॉडी में डस्ट फ्री और क्लीन एयर ही अंदर जाती है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा, हर कोई कहता है योगा करो, प्राणायाम करो। इसका लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे आपकी बॉडी को, और अल्टीमेटली उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए आपको कहा जाता है कि प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ऑलराइट, तो ये हमने पढ़ लिया ब्रीदिंग सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में ये सब कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है लंग्स में। इसी तरह से कुछ और एनिमल्स भी हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउ, गोट, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, इनके पास भी लंग्स हैं। तो इनमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होती है। लेकिन कुछ स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच, अर्थवर्म, फिशेज, एंट्स, मॉस्किटोज, इनके पास लंग्स नहीं है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि फिशेस जो हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं, गिल्स की मदद से। उसी तरह से अर्थवर्म कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन से। और इंसेक्ट्स जो हैं उनमें होते हैं स्पाइरकल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच की। अब देखिए, कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच के पास लंग्स नहीं होते। अब लंग्स नहीं है तो क्या दिया है भगवान ने इनको, नेचर ने क्या दिया है इन्हें, इनके पास होते हैं, इनकी बॉडी पर होते हैं स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरकल्स। छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। और इनकी बॉडी में अंदर एयर ट्यूब्स भी होती हैं, जिसे हम ट्रकिया कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी एयर ट्यूब्स हैं जिसको हम ट्रकिया कहते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। अब होगा क्या, ऑक्सीजन कहाँ से अंदर आएगी बॉडी में, स्पाइरिकल से। जो हमने कहा छोटी छोटी ओपनिंग्स है बॉडी में, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच एयर आ गई बॉडी के अंदर थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स से जाएगी ट्रकियल ट्यूब्स में, ट्यूब से जाएगी सेल में, और अल्टीमेटली सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई सेल से गई ट्रकियल ट्यूब्स में, ट्यूब से बाहर आ गई, कैसे, स्पाइरिकल्स की मदद से। और ये जो ट्रकिया है, या जिसको हम एयर ट्यूब्स कहते हैं, दे आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, सिंपल था। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर आई, कैसे आई, स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स क्या है, स्पाइरिकल्स छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं कॉकरोच की बॉडी पे। स्पाइरिकल से कहाँ गई ये ऑक्सीजन रिच एयर, ट्रकियल ट्यूब्स में गई। ट्रकियल ट्यूब्स ने कहाँ दे दिया, बॉडी सेल्स को दे दी। बॉडी सेल्स में क्या हुई, रेस्पिरेशन हुई। रेस्पिरेशन के दौरान क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी बनी। अब एनर्जी तो कॉकरोच की बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई वो थी आपके बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल से कहाँ गई, ट्रकियल ट्यूब्स में गई। मतलब जैसे ऑक्सीजन आई उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाएगी। ट्रकियल ट्यूब से गई स्पाइरिकल्स में, और देन इट इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर की तरफ फेंक दी कॉकरोच ने। ओके, सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं। अर्थवर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। उनकी स्किन आपने देखा होगा ऐसे बड़ी मॉइस्ट सी होती है, बहुत
जिसको आप कहते हैं चिपचिपी सी होती है, मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है ऑन टचिंग, राइट। इसीलिए आपको अर्थवर्म को छूना ज्यादा पसंद भी नहीं होता। तो अर्थवर्म की ये जो स्किन है, इसके मॉइस्ट और स्लाइमी होने की वजह से इसमें से आसानी से गैसेस पास हो जाती है, इसमें ज्यादा चक्कर ही नहीं है, स्किन के थ्रू ही अंदर चली जाएंगी गैसेस। अब सिंपल हो गया सारा काम। अब ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होगी? ऑक्सीजन जो है स्किन से एब्जॉर्ब हो गई, स्किन से अंदर जाएगी ब्लड में, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा हर एक सेल को, सेल में गई तो वहां होगी रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी वो वापस आएगी और स्किन के थ्रू ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ गैस एक्सचेंज कैसे होता है? स्किन के थ्रू। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं फ्रॉग्स की। अब देखिए, फ्रॉग्स के पास पेयर ऑफ लंग्स भी हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, तो वो अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। ऑल्सो आपने देखा होगा फ्रॉग की जो स्किन है वो भी वैसी ही होती है जैसे अर्थवर्म की होती है, एकदम चिपचिपी सी, मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो फ्रॉग्स जो है वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, और आगे की प्रोसेस सेम है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जाएगी, वहां रेस्पिरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी एंड एक्सलेशन हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं फिशेस की। अब फिशेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिश रहती है अंडर वाटर, वाटर के अंदर रहती है, इसलिए फिश जो है वो यूटिलाइज करती है उस ऑक्सीजन को जो वाटर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसको यूटिलाइज करती है और उसको लेने के लिए, उस ऑक्सीजन को विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसे लेने के लिए फिश में प्रेजेंट होते हैं ये स्पेशल गिल्स। इन गिल्स की मदद से फिश जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है ऑक्सीजन को जो वाटर में प्रेजेंट है। फिर वही होता है, वहां से कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, ब्लड से जाएगी सेल में, सेल में होगी रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आपके गिल्स के थ्रू ही बाहर एक्सपेल हो जाएगी। यानी इन्हीं गिल से ऑक्सीजन भी अंदर आती है और इन्हीं गिल से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉल्फिन की एंड वेल्स की। अब देखिए, डॉल्फिन और वेल्स भी पानी में रहती हैं, लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होते। अब गिल्स नहीं है तो भाई ब्रीदिंग कैसे होगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? डॉल्फिन और वेल्स के हेड के ऊपर, सिर के ऊपर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये होल, इसको हम कहते हैं ब्लो होल या फिर नॉस्ट्रिल, और इससे ये लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर से। अब आपने देखा होगा डॉल्फिन और वेल्स जो है वो बार बार पानी के ऊपर आती हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा। अब ये पानी के ऊपर क्यों आती हैं? पानी के ऊपर आती हैं क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, इनके पास गिल्स नहीं है। अगर गिल्स होते तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे ही ले लेती, लेकिन गिल्स नहीं है तो पानी के ऊपर आएंगी और हवा में जो ऑक्सीजन है उसे ब्रीथ करेंगी। कैसे? इन ब्लो होल्स की मदद से। ओके, तो इन्हीं ब्लो होल्स की मदद से ये करती हैं ब्रीदिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो ये था ब्रीदिंग इन सम अदर एनिमल्स। अब छोटा सा टॉपिक और है प्लांट रेस्पिरेशन का, फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डे लाइट में जब सनलाइट होती है तो क्या होता है, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना, और इन्हीं रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को भी चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ओके, सो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स also respire for their survival. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. और सेल्स में वही होता है, सेल में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन के ही प्रोडक्ट बनते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो गई। तो प्लांट्स भी ऐसे ही रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखिए, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली जो है ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सकते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा लीव्स में, हमने पहले भी पढ़ा था, लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा से होती है एक्सचेंज ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लीव्स कैसे एक्सचेंज करती हैं? स्टोमेटा की मदद से। उसी तरह स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। उसी तरह से रूट्स भी जो है वो ऑक्सीजन लेती है कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, रूट सेल्स जो हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए, लीव्स अपने हिसाब से गैस एक्सचेंज कर रही हैं स्टोमेटा के थ्रू, वुडी स्टेम्स जो है वो लेंटिसेल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, जो रूट है, रूट के जो सेल्स हैं वो सॉइल पार्टिकल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ डे टाइम में, जब सनलाइट होती है। तो देखिए डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन को छोड़ रही है, लेकिन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में हो रही है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? प्लांट ऑक्सीजन को ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है। अब देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहता है। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसी को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेता है, और जो ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस में छोड़ रहा है उसी को रेस्पिरेशन के लिए प्लांट यूज कर लेता है। तो ये जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, राइट। क्या होता है? सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो अब रात में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। रात में क्या हो रहा है? प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोते। व्हाई यू शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट? क्यों? क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही। अगर फोटोसिंथेसिस होती रहती तो आपको ऑक्सीजन मिलती रहती। अब क्या हो रहा है? प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लिए जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहा है। उससे क्या होगा? आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, आपको सफोकेशन होगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपको लगेगा कि ये ट्री हॉन्टेड है। पहले ऐसे ही कहा जाता था कि पेड़ के नीचे भूत है, लेकिन भूत नहीं होता है। एक्चुअली में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो आपको सफोकेशन हो रही है और इसलिए आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। इसलिए रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, so ultimately we can say that all living organism need to respire to get the energy needed for their survival, right? respiration बहुत ही important process है हमारे survival के लिए, क्योंकि इसी से मिलती है हमें energy और सारे living organisms जो हैं वो respiration करते हैं।